हेलो बच्चों, आपको कुछ प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको मैं दे रहा हूं। तो ये पहला क्वेश्चन है, किन किन दर्पणों के द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तीनों के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परिवर्तित होता है और सीधा होता है, तो उसको आभासी कहते हैं। अवतल दर्पण में हजामती दर्पण जिस स्थिति में आती है उस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। इसलिए तीनों दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे क्वेश्चन को देखें, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बनता है? तो ये तो अवतल दर्पण है, हजामती दर्पण। जब वस्तु को हम ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। तीसरा क्वेश्चन है, बिंदुवत स्रोत से ये है बिंदुवत स्रोत से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किस दर्पण द्वारा समांतर हो सकती है? ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या करती है? इसको एक समांतर बिंदुवत स्रोत से निकलेगी तो समांतर फैलाएगी और समांतर स्रोत से आएगी तो एक बिंदु पर काटेगी, जिसको मुख्य फोकस कहते हैं। तो अवतल दर्पण के द्वारा ऐसा संभव है। एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक पिन छिद्र कैमरा प्रकाश के रेखीय प्रसारण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का परिभाषा है सीधा प्रकाश का अपवर्तन है। ये जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पदार्थिक माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुंज का कौन सा भी लाक्षणिक गुण नहीं बदलता। मतलब कौन कौन से हैं जो बदल जाते हैं? जैसे उसका वेग बदल जाता है, तो कौन ऐसा गुण है प्रकाश का जो कभी नहीं बदलता है? वो गुण कौन है? वो गुण आवृत्ति है। प्रकाश की आवृत्ति माध्यम परिवर्तन के बाद नहीं बदलती है। ये क्वेश्चन है आपका कि जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो जल और कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो क्या करते हैं, इसको 4/3 तो आपका है ही। अब जब इसका सापेक्ष निकालते हैं तो ये भाग उलट जाता है, तो 2 ऊपर चला जाता है, 3 नीचे आ जाता है। तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 8/9। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो आप देखे होंगे कि तालाब के निचले पोर्शन पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है कब? जब तालाब का तली भी ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये घटना किस कारण घटित होती है? तो ये घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण घटित होती है। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? तो पानी का जो बुलबुला है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। ये बर्तन में पानी भरा हुआ है, इसके अंदर एक बुलबुला है। ये पानी का ऊपरला तली है। प्रकाश की किरण जब आती है
तो ये किरण पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो कुछ अपवर्तन के कारण इधर झुक जाती है, लेकिन जब हवा में प्रवेश करता है, ये बुलबुला जो है ये हवा का बना होता है, बुलबुला में जब ये प्रवेश करता है तो इसके साथ क्या घटना घटित होती है, फिर यह दूर भागने लगता है, और दूर भागने के कारण क्या घटित होती है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। इस तरह से प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करती है और फिर वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अपवर्तित किरण जो होती है वह अपवर्तित किरण बिल्कुल सतह पर चलना शुरू कर देती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेजिंग ऑन दी सरफेस। इसलिए यह क्रांति कोण का मान, क्रांति कोण जब आपतन कोण का मान जब क्रांति कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। कांच वायु का क्रांति कोण ए है, यानी जहां पे हम IC लिखते थे उसके बदले में हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो उसका सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर 1/sin IC होता है। तो IC के बदले में क्या लिखना है, ए लिखना है, तो क्या हो जाएगा 1/sin A हो जाएगा, म्यू बराबर 1/sin A। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, तो IC से आपतन कोण का मान यदि बड़ा होगा IC से, तब कौन सी घटना घटेगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना तभी घटेगी जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होगा। एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो बेटा ये आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर जब किरणें लंबवत आपतित होती हैं तो अभिलंब भी तो इसी के ऊपर होता है, अभिलंब भी जब खींचेंगे तो अभिलंब भी तो इसी के ऊपर खिंचाएगा ना। अभिलंब यदि इसके ऊपर खिंचाता है तो आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण भी तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण का मान 0 हो गया। परावर्तन कोण भी जब 90 डिग्री पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण भी इसी पर चला जाता है, वापस लौटेगा तो उसी रास्ते से वापस लौटेगा। अगर इसी रास्ते से वापस लौटता है तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसलिए आपतन कोण का मान 0, परावर्तन कोण का मान 0 होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण का जो वक्रता होता है, समतल दर्पण में वक्रता होता नहीं है, इसी कारण इसकी जो फोकस दूरी होती है कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। टेढ़ापन रहेगा तभी तो उसका कुछ फोकस दूरी निकलेगी, लेकिन टेढ़ापन नहीं होने के कारण इसकी इन्फिनिटी क्या होती है, अनंत होती है। गोलाकार दर्पण की फोकस एवं फोकस दूरी का अर्थ समझाइए। तो गोलाकार दर्पण फोकस क्या होता है, जहां पर किरणें आकर मिलती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसको मुख्य फोकस कहते हैं, और मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। एक होता है बड़ी एफ और दूसरा होता है छोटी एफ।
गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो F बराबर R/2, ये आप कर सकते हैं, R बराबर 2F, जो बोल लीजिए यही संबंध है। जब वस्तु अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा ध्रुव के बीच रखी होती है, अवतल दर्पण की फोकस तथा ध्रुव के बीच, तो ये हजामती दर्पण का है। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन से क्या तात्पर्य? आवर्धन का सूत्र पूछ रहा है, तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है? m बराबर माइनस v/u। किसी गोलीय दर्पण के द्वारा धनात्मक रेखीय आवर्धन प्राप्त होता है तो दर्पण की प्रकृति क्या है? समझने की चीज है बेटा कि m बराबर क्या होता है? माइनस v/u, ये आपका मेन सूत्र है। और ये क्या पूछ रहा है कि दर्पण धनात्मक होना चाहिए। m का वैल्यू क्या होना चाहिए? m का वैल्यू धनात्मक होना चाहिए। कब धनात्मक होगा? u तो सदैव माइनस में होता है, जब v का मान माइनस में आएगा। v का मान जब माइनस में आएगा तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तभी m का मान प्लस हो सकता है। तो v का मान माइनस में कब आएगा? जब प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा। और प्रतिबिंब वस्तु की ओर किस दर्पण के द्वारा बनता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान बताइए। तो समतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई जितनी होती है उतनी वस्तु की भी ऊंचाई होती है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h है, यदि वस्तु की ऊंचाई h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई कट हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 1। तो समतल दर्पण के द्वारा जो आवर्धन प्राप्त होता है कितना होता है? 1 होता है। किसी गाड़ी में पार्श्व दर्पण किस प्रकार का होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। ड्राइवर के बगल में जो दर्पण लगा रहता है गाड़ी में, वो कैसा दर्पण होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कारों में पीछे की साइड देखने के लिए साइड देखने का दर्पण बनाने में क्यों किया जाता है? उसमें क्या लगा जाता है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का जो दृष्टि पटल होता है काफी विस्तृत होता है, जिस कारण वह दूर से आ रही गाड़ियों का भी प्रतिबिंब दर्पण के ऊपर बना देता है। और दूसरा कारण है कि यह जब भी प्रतिबिंब बनाता है तो सीधा ही बनाता है, जिससे देखने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो इसका दृष्टि पटल विस्तृत होता है तथा यह प्रतिबिंब सीधा बनाता है। इसी कारण बस उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब के किरण का आरेख खींचिए। तो इसका किरण आरेख खींच देते हैं। ये अवतल दर्पण है। ये इसका प्रधान अक्ष है। इसके समांतर चलने वाली किरणें अनंत से आ रही किरणें जब परावर्तित होगा तो परावर्तन के बाद यह क्या करता है? मुख्य फोकस पर ही काटता है। और मुख्य फोकस पर जब कट करेगा तो इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा? इसका बिंदुवत प्रतिबिंब बनता है। यहां पर इसका बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका रे डायग्राम है अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का। अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण लिखे। दर्पण समीकरण क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण का समीकरण है। प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं? तो प्रकाश जब अपने माध्यम में परिवर्तन करता है, तो अगर सघन माध्यम में परिवर्तन करता है तो सीधा
अपने पथ से विचलित हो जाता है। अगर सघन माध्यम होगा तो अविलंब की ओर चलाएगा, अगर विरल माध्यम होगा तो विलंब से दूर चला जाएगा। तो पथ परिवर्तन करता है माध्यम परिवर्तन के बाद। अपवर्तन का मूल कारण क्या है? प्रकाश का वेग है। जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका वेग घट जाता है, वह विलंब के निकट आ जाता है, और जब वो सघन से विरल में जाता है तो वेग उसका बढ़ जाता है और वह विलंब से दूर हट जाता है। तो उसका मूल कारण क्या है? प्रकाश का वेग है। अपवर्तन को परिभाषित कीजिए, अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए तो उसका परिभाषा क्या है? म्यू बराबर c/v। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। किस पदार्थ का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम अपवर्तनांक किसमें होता है? हवा या निर्वात में, वैक्यूम या एयर में, है ना। और किसमें महत्तम होता है अपवर्तनांक? किसका महत्तम होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक, डायमंड का अपवर्तनांक महत्तम होता है, 2.42। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो क्रांतिक कोण आप देखे होंगे कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है, एक ऐसी स्थिति आती है जब अपवर्तित किरण बिल्कुल सतह पर चलना प्रारंभ कर देता है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो सघन माध्यम में, ये सघन माध्यम में, ये विरल माध्यम में, तो सघन माध्यम में जो आपतन कोण का मान होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे, आईसी कहेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, अभी पहले ही पढ़े थे, आई का मान यदि आईसी से अधिक हो तो जो किरणें जा रही हैं अगर ये कोण आई है तो इसका मान कितना होगा? आईसी से बड़ा होगा। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो अपवर्तित किरण विरल माध्यम में ना जाकर पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। इसका मान जो है, कोण का मान अगर ये थीटा ले लें तो इसका मान 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। इस स्थिति में इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। मरुस्थल में मरीचिका का अनुभव किस कारण होता है? तो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा बनता है और कंपित करता हुआ बनता है। लगता है जहां जलाशय है, तालाब है, पानी है, उसमें, इसी को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका। अगर वहां पहुंचिएगा तो वहां आपको पानी नहीं मिलेगा। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में क्या संबंध है? तो वही वाला है, म्यू बराबर 1/sin आईसी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त को लिखे तो पहला शर्त क्या है? प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। और दूसरा शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। प्रकाशिक तंतु क्या है? प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। और इसका काम क्या है? यह प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर देता है, लेकिन उसकी तीव्रता में कमी होने नहीं देता है। ऑप्टिकल फाइबर का क्रोड किस पदार्थ का बना होता है? तो क्वार्ट्ज का बना होता है, सबसे अधिक चमकीला होता है। उस सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्रांतिक कोण का मान प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है? जी हाँ, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। यदि अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा तो क्रांतिक कोण का मान भी प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। थैंक यू। देखिए ध्यान से, लाभ लीजिए इसका।